निश्चित रूप से। प्रस्तुत है एक और नया विस्तृत किस्सा जो इस कहावत को चरितार्थ करता है, बीरबल है तो मुमकिन है। यह कहानी लगभग 0 शब्दों की है, जिसमें एक असंभव लगने वाली गुत्थी, दरबार की राजनीति और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का संगम है। बीरबल है तो मुमकिन है, न्याय का दर्पण। अध्याय 1, संकट का साया। सन 1582 की एक सर्द शाम थी। आगरा के किले में दीवान-ए-आम की महफिल अपनी पूरी रौनक पर थी। फारस के सफवी साम्राज्य से आए राजदूत मिर्जा अल-अज़हीर शहंशाह अकबर के विशेष अतिथि थे। हिंदुस्तान और फारस के बीच एक महत्वपूर्ण शांति और व्यापार संधि पर अंतिम मुहर लगने वाली थी और इस अवसर पर जश्न का माहौल था। मिर्जा अल-अज़हीर न केवल एक कुशल राजनयिक थे, बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे और शहंशाह अकबर उनकी सोहबत का बहुत आनंद ले रहे थे। महफिल के बाद राजदूत को किले के अतिथि गृह के सबसे सुरक्षित कक्ष में ठहराया गया। कक्ष के बाहर 2 सबसे भरोसेमंद शाही अंगरक्षकों का पहरा था। किसी परिंदे के लिए भी पर मारना नामुमकिन था। अगली सुबह हिंदुस्तान की सल्तनत पर एक ऐसा कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सुबह खिदमतगार राजदूत के लिए नाश्ता लेकर पहुंचा, तो बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका से घबराए खिदमतगार ने पहरेदारों को सूचित किया। जब काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। मिर्जा अल-अज़हीर अपने बिस्तर पर मृत पड़े थे। उनके सीने में एक खंजर गहरा धंसा हुआ था। कमरा पूरी तरह से अस्तव्यस्त था, जैसे किसी संघर्ष का संकेत दे रहा हो, लेकिन कीमती सामान अपनी जगह पर था, जिससे यह लूटपाट का मामला नहीं लगता था। यह खबर किले में आग की तरह फैल गई। शहंशाह अकबर जब घटनास्थल पर पहुंचे, तो उनका चेहरा गुस्से और अफसोस से लाल हो गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह मुगलिया सल्तनत की इज्जत पर, उनके न्याय पर और उनकी मेहमानवाजी पर एक सीधा हमला था। फारस के राजदूत की हत्या, वह भी शाही किले के सबसे सुरक्षित कक्ष में, जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। फारस, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसे युद्ध का सीधा सीधा ऐलान समझ सकता था। आगरा के कोतवाल इख्तियार खान को तुरंत जांच का जिम्मा सौंपा गया। इख्तियार खान एक कठोर और कुशल अधिकारी था, लेकिन यह गुत्थी उसकी समझ से भी परे थी। जांच के मुख्य बिंदु थे: कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया गया था। खिड़कियों पर मजबूत जालियां थीं, जिन्हें तोड़ा या खोला नहीं गया था। हत्यारा अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? पहरेदार, दोनों पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि रात में कोई भी व्यक्ति कमरे के अंदर या बाहर नहीं गया। वे अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन अपनी बात से पीछे हटने को नहीं। हत्या का हथियार, सबसे चौंकाने वाली बात, हत्या में इस्तेमाल हुआ खंजर था। वह कोई आम खंजर नहीं था। वह एक विशेष प्रकार का शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाला चाकू था, जो अपनी बारीकी और धार के लिए जाना जाता था। और पूरे आगरा में वैसे चाकू सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास थे, शाही हकीम, हकीम मिर्जा जफर। हकीम मिर्जा जफर न केवल शहंशाह के निजी चिकित्सक थे, बल्कि एक नेकदिल और बेहद सम्मानित इंसान थे। वह दशकों से शाही परिवार की सेवा कर रहे थे और अकबर उन्हें अपने बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे। उन पर शक करने का ख्याल भी किसी पाप से कम नहीं था। लेकिन जब इख्तियार खान ने हकीम साहब से पूछताछ की और उनके चिकित्सा उपकरणों की जांच की, तो एक चाकू कम पाया गया। हकीम साहब यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उनका एक सहायक कल शाम उनसे कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था, हो सकता है उस समय कोई चूक हुई हो। मामला और तब उलझ गया जब राजदूत के एक नौकर ने गवाही दी।
उसने कहा कि उसने देर रात एक साये को गलियारे से गुजरते देखा था, जिसका पहनावा और चलने का अंदाज बिल्कुल हकीम मिर्जा जफर जैसा था। अब पूरा शक हकीम साहब पर आकर टिक गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिस समय हत्या का अनुमान लगाया जा रहा था, उस समय हकीम मिर्जा जफर शहंशाह अकबर के साथ शतरंज खेल रहे थे। शहंशाह खुद उनके सबसे बड़े गवाह थे। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसर गया। एक तरफ एक असंभव अपराध था और दूसरी तरफ एक ऐसा संदिग्ध जिस पर शक करना नामुमकिन था, और उसका सबूत गैर मौजूदगी आलिबाएं खुद शहंशाह थे। अध्याय 2 असंभव साक्ष्य और राजनीति का खेल। 2 दिन बीत गए। कोतवाल इख्तियार खान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। दरबार में कानाफूसी का बाजार गर्म था। मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक इस मौके को भुनाने में लगे थे। दीवाने खास में एक तनावपूर्ण बैठक हुई। आलमपनाह मुल्ला दो प्याजा ने अपनी मक्कारी भरी मुस्कान के साथ कहा, मामला शीशे की तरह साफ है। हकीम साहब का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन सबूत उन्हीं के खिलाफ हैं। हो सकता है शतरंज की बाजी सिर्फ एक दिखावा हो सकता है उन्होंने किसी तरह आपको धोखा दिया हो। अकबर गुस्से से गरज उठे, मुल्ला, अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम हकीम मिर्जा की वफादारी पर शक कर रहे हो? वह उस समय मेरे साथ थे, मेरी आंखों के सामने। यह नामुमकिन है। राजा टोडरमल ने स्थिति को संभालते हुए कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी का मतलब वह नहीं है। लेकिन हमें यह मानना होगा कि स्थिति बहुत गंभीर है। फारस से एक दूत आया है, वह शाह का पैगाम लाया है। फारसी दूत को पेश किया गया। उसने अदब से झुककर शाह का पत्र अकबर को दिया। पत्र की भाषा कठोर थी। शाह ने अपने राजदूत की हत्या पर गहरा रोष व्यक्त किया था और न्याय की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि अगर 1 महीने के भीतर कातिल को पकड़कर सजा नहीं दी गई तो फारस इसे हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत द्वारा किया गया युद्ध का कृत्य मानेगा और उनकी फौजें हिंदुस्तान की तरफ कूच कर देंगी। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा था, यह 2 महान साम्राज्यों के बीच सम्मान और युद्ध का प्रश्न बन गया था। अकबर एक भयानक दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त और हकीम था, जिसे वह किसी भी कीमत पर दोषी नहीं मान सकते थे। दूसरी तरफ सल्तनत पर मंडराता युद्ध का खतरा था। कुछ दरबारियों ने दबीज़बान में यह भी सलाह दी कि सल्तनत को बचाने के लिए हकीम साहब को बलि का बकरा बना दिया जाए। अकबर ने इस घिनौनी सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। इंसाफ का मतलब सच को खोजना है, किसी बेगुनाह को सजा देना नहीं। अगर मेरे इंसाफ में खोट आ गई तो यह सल्तनत वैसे भी खोखली हो जाएगी। लेकिन समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। कोतवाल की जांच एक बंद गली में पहुंच चुकी थी। पहरेदार अपनी बात पर अड़े थे, दरवाजा अंदर से बंद था और मुख्य संदिग्ध के पास खुद शहंशाह की गवाही थी। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। उस रात अकबर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी नजरें बार बार उस शतरंज की बिसात पर जा रही थीं, जहां उन्होंने हकीम साहब के साथ आखिरी बाजी खेली थी। उनका मन कह रहा था कि हकीम बेकसूर हैं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि सबूतों को कैसे झुठलाया जाए। तभी उनके ज़हन में एक नाम कौन था, एक ऐसा नाम जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता था। बीरबल। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल कहाँ है? बीरबल पिछले कुछ हफ्तों से अपनी जागीर का दौरा करने गए हुए थे। अकबर ने फौरन एक तेज-रफ्तार घुड़सवार को हुक्म दिया कि बीरबल को चाहे वह जहां भी हो, जैसे भी हो, फौरन वापस लाया जाए। शहंशाह को अब सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही थी।
और उस किरण का नाम था बीरबल। अध्याय 3 बीरबल का प्रवेश और अनोखे सवाल। 3 दिन बाद बीरबल आगरा पहुंचे। उन्हें रास्ते में ही सारी खबर मिल चुकी थी। वह सीधे दीवाने खास में शहंशाह के सामने हाजिर हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और आत्मविश्वास का भाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। बीरबल, तुम आ गए, अकबर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तुम देख रहे हो हम कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ दोस्ती और भरोसा है, दूसरी तरफ सल्तनत की सलामती। और सच कहीं अंधेरे में खो गया है। बीरबल ने पूरी कहानी, हर छोटी बड़ी जानकारी, कोतवाल की रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। वह सुनते समय एक भी शब्द नहीं बोले, बस उनकी आंखें हर विवरण को अपने अंदर सहेज रही थीं। जब सबने अपनी बात खत्म कर ली तो बीरबल ने अपनी खामोशी तोड़ी। लेकिन उन्होंने कोई राय या समाधान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब और बेतुके लगने वाले सवाल पूछने शुरू किए। कोतवाल साहब, उन्होंने इख्तियार खान से पूछा, क्या आपने यह जांच की कि मृतक राजदूत को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी? इख्तियार खान और बाकी दरबारी हैरान रह गए। दूध? जहांपनाह, इस बात का हत्या से क्या लेना देना? बीरबल मुस्कुराए। बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोतवाल ने झिझकते हुए कहा, जी, उनके नौकर ने बताया कि उन्हें रोज रात सोने से पहले केसर और शहद मिला दूध पीने की आदत थी। बहुत, बीरबल ने कहा। फिर उन्होंने हकीम मिर्जा जफर से पूछा, हकीम साहब, आप जो विशेष जड़ी बूटी की सुगंध वाली पुड़िया हमेशा अपने पास रखते हैं, वह किस चीज से बनती है? हकीम साहब भी हैरान थे। बीरबल, यह तुम क्या पूछ रहे हो? खैर, वह संदल, कपूर और कुछ दुर्लभ पहाड़ी फूलों का मिश्रण है। यह मन को शांत रखता है। बीरबल का अगला सवाल और भी अजीब था। शहंशाह, जिस रात हत्या हुई, उस रात जब आप और हकीम साहब शतरंज खेल रहे थे, तो क्या कुछ असामान्य हुआ था? कुछ भी, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो। अकबर ने याद करने की कोशिश की। नहीं बीरबल, सब कुछ सामान्य था। हम खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। हाँ, एक बात हुई थी। खेल के बीच में हकीम साहब को अचानक छींक आई थी और उनकी पगड़ी थोड़ी ढीली होकर खिसक गई थी, जिसे उन्होंने तुरंत ठीक कर लिया था। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा हंस पड़े। वाह, क्या जांच हो रही है? दूध, जड़ी बूटी और छींक। लगता है राजा बीरबल इस बार खिचड़ी नहीं, हलीम पकाने वाले हैं। बीरबल ने मुल्ला की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे उस कमरे की फिर से जांच करने की इजाजत चाहिए। और मैं फारसी प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य से, जिसमें राजदूत के नायब डेप्यूटी बहराम मिर्जा भी शामिल हैं, अकेले में बात करना चाहता हूं। अकबर को बीरबल के तरीकों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले है। हमें सच चाहिए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आलमपनाह, सच कभी कड़वा नहीं होता। कड़वी तो वह परत होती है जो झूठ उस पर चढ़ा देता है। मेरी कोशिश बस उस परत को हटाने की होगी। दरबार से निकलते हुए बीरबल के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर बन रही थी। वह जानते थे कि इस मामले का राज सबूतों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी, नजरअंदाज कर दी गई बातों में छिपा है, जिन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहा था। वह समझ गए थे कि हत्यारे ने एक बहुत ही चालाक और लगभग योजना बनाई थी, लेकिन हर योजना में कोई न कोई खामी रह ही जाती है। उन्हें बस उसी खामी को खोजना था। अध्याय 4 पर्दे के पीछे की खोज। बीरबल सबसे पहले हत्या वाले कक्ष में गए।
कोतवाल इख्तियार खान भी उनके साथ था, यह देखने के लिए कि आखिर बीरबल क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने कमरे में आते ही दरवाजे और खिड़कियों को फिर से जांचा। सब कुछ वैसा ही था जैसा कोतवाल ने बताया था। फिर उन्होंने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह कालीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे, जैसे कोई जौहरी हीरे को परखता है। यह क्या कर रहे हैं आप? इख्तियार खान ने पूछा। खामोश, बीरबल ने धीरे से कहा। कभी कभी सच जमीन पर बिखरा होता है और हम उसे आसमान में ढूंढते रहते हैं। काफी देर तक देखने के बाद उनकी नजर एक जगह पर ठहर गई। बिस्तर के पास कालीन पर दूध का एक लगभग सूखा हुआ बहुत छोटा सा धब्बा था, इतना छोटा कि उस पर किसी की नजर नहीं गई थी। बीरबल ने अपनी उंगली से उसे छुआ और सूंघा। फिर वह खिड़की के पास गए और जाली के एक कोने को बहुत ध्यान से देखने लगे। वहां भी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो बाकियों को नजर नहीं आया था, एक बहुत ही महीन लगभग अदृश्य रेशम का धागा जो जाली में उलझा हुआ था। उन्होंने उसे बड़ी सावधानी से निकाला और एक छोटे से कागज में लपेट लिया। इसके बाद बीरबल ने फारसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले राजदूत के नायब बहराम मिर्जा को बुलाया। बहराम एक लंबा, रौबदार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने राजदूत की मौत पर गहरा दुख जताया और शहंशाह से जल्द न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने उससे सीधे सीधे सवाल करने के बजाय उसकी आदतों और राजदूत के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा। बहराम मिर्जा, बीरबल ने कहा, सुना है आप और मरहूम राजदूत अलअज़हीर में बहुत गहरी दोस्ती थी। बहराम ने कहा, जी हाँ, वह मेरे उस्ताद जैसे थे। मैंने उनसे ही कूटनीति सीखी। बीरबल ने एक और सवाल किया, क्या आप दोनों के बीच कभी किसी बात पर मतभेद भी हुआ, जैसे कि इस नई संधि को लेकर? यह सवाल सुनकर बहराम एक पल के लिए असहज हो गया। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर बात पर एक मत थे। यह संधि फारस और हिंदुस्तान दोनों के लिए फायदेमंद है। बीरबल उसकी आंखों में झांक रहे थे। वह जानते थे कि बहराम पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। इसके बाद बीरबल ने प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों, नौकरों और सिपाहियों से अलग अलग बात की। उन्होंने सबसे वही अजीब सवाल पूछे, राजदूत की आदतें, उनके खाने पीने का समय, उनके कपड़े, उनके दुश्मन। एक पुराने नौकर से बात करते हुए बीरबल को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। नौकर ने बताया कि राजदूत अलअज़हीर और उनके नायब बहराम मिर्जा के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। बहराम संधि की कुछ शर्तों से खुश नहीं था और उसे लगता था कि अलअज़हीर हिंदुस्तान के सामने बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। नौकर ने यह भी बताया कि बहराम को शानदार और महंगे लिबास पहनने का बहुत शौक था, खासकर ईरानी ब्रोकेड, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, से बने चोगे। अब बीरबल के दिमाग में तस्वीर साफ होने लगी थी। दूध का धब्बा, रेशम का धागा, हकीम साहब की छींक, बहराम की महत्वाकांक्षा और राजदूत के साथ उसका तनाव, ये सब अलग अलग टुकड़े अब एक साथ जुड़ने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि कातिल ने एक दोहरा खेल खेला है। उसने न सिर्फ हत्या की है, बल्कि जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया है जिस पर कोई यकीन ही न कर सके, ताकि जांच पूरी तरह से भटक जाए और असली अपराधी पर किसी की नजर ही न पड़े। अब बीरबल के पास एक सिद्धांत था, लेकिन उसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें कातिल को उसी के बुने जाल में फंसाना था, और इसके लिए उन्हें एक ऐसे नाटक की जरूरत थी जो आगरा के इतिहास में पहले कभी न खेला गया हो। अध्याय 5, धोखे का धागा और बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, उन्होंने कहा,
मुझे कातिल का पता चल गया है। पूरा दरबार जो उस समय मौजूद था स्तब्ध रह गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? क्या वह हकीम मिर्जा है? नहीं आलमपनाह, बीरबल ने शांति से जवाब दिया। हकीम साहब उतने ही बेगुनाह हैं जितने कि आप और मैं। कातिल कोई और है जो हमारे बीच ही मौजूद है, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक सिद्धांत है। उसे बेनकाब करने के लिए मुझे आपकी मदद और एक विशेष दरबार का आयोजन करने की अनुमति चाहिए। कैसा आयोजन? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। यह एक बहुत ही साहसी और मनोवैज्ञानिक चाल थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कातिल बहुत चालाक है। उसने भौतिक सबूतों को लगभग मिटा दिया है, इसलिए हमें उसे उसके मन के डर से पकड़ना होगा। हम एक विशेष दरबार का आयोजन करेंगे जिसका नाम होगा न्याय का दर्पण। न्याय का दर्पण, मुल्ला दो प्याजा ने मजाक उड़ाया। अब आप जादू टोना करेंगे बीरबल? आप इसे जादू समझें या हकीकत मुल्ला जी, बीरबल ने जवाब दिया। लेकिन कभी कभी इंसान की आत्मा पर पड़े दाग को देखने के लिए एक खास किस्म के आईने की जरूरत पड़ती है। बीरबल की योजना यह थी। दीवाने खास में एक बड़ा शानदार आईना रखा जाएगा। यह ऐलान किया जाएगा कि यह कोई मामूली आईना नहीं, बल्कि मक्का से लाया गया एक चमत्कारी न्याय का दर्पण है। इसकी खासियत यह है कि जब कोई बेगुनाह इसमें देखता है तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता है, लेकिन जब कोई दोषी, कोई कातिल इसमें देखता है तो उसे अपना नहीं बल्कि मृतक का चेहरा खून से लथपथ नजर आता है। हत्या के मामले से जुड़े हर व्यक्ति को हकीम मिर्जा, पहरेदार, फारसी प्रतिनिधिमंडल सहित बहराम मिर्जा और अन्य दरबारियों को एक एक करके उस आईने में देखने के लिए कहा जाएगा। अकबर योजना की गहराई को समझ गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि अपराधी के मनोविज्ञान पर सीधा हमला था। एक दोषी मन जो पहले से ही डर और अपराध बोध से भरा होता है, ऐसी परिस्थिति में खुद ही अपनी पोल खोल सकता है। तुम्हारी योजना जोखिम भरी है बीरबल, अकबर ने कहा। अगर कातिल का दिल पत्थर का हुआ और वह डरा नहीं तो हम सबके सामने मजाक बनकर रह जाएंगे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, पत्थर का दिल भी अपराध बोध की गर्मी से चटक जाता है। हमें बस सही तापमान पैदा करना है। आप मुझ पर भरोसा रखें। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कल न्याय का दर्पण का दरबार सजेगा। खुदा करे कि तुम्हारा यह आईना हमें सच दिखा सके। तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे किले में इस चमत्कारी आईने की खबर फैला दी गई। हर कोई यह देखने को बेताब था कि आखिर कल दरबार में क्या होने वाला है। अध्याय 6, न्याय का दर्पण। अगली सुबह दीवाने खास का माहौल किसी आम दिन जैसा नहीं था। हवा में एक रहस्यमयी तनाव और उत्सुकता थी। बीच में एक मखमली पर्दे के पीछे एक बड़े आकार का आईना रखा गया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। बीरबल उनके बगल में खड़े थे। दरबार में हकीम मिर्जा, कोतवाल इख्तियार खान, दोनों पहरेदार और पूरा फारसी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बहराम मिर्जा भी शामिल था, मौजूद थे। बीरबल ने आगे बढ़कर कार्यवाही शुरू की। आज इस दरबार में न कोई वकील होगा, न कोई दलील। आज इंसाफ करेगा यह न्याय का दर्पण। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह आईना झूठ नहीं बोलता। यह आत्मा को पढ़ता है। हम एक एक करके सबको इस आईने के सामने लाएंगे। जो बेगुनाह है वह निडर होकर इसमें देखे
और जो गुनहगार है वह अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। सबसे पहले पहरेदारों को बुलाया गया। वे कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने आईने में देखा और कहा, हुजूर, हमें अपना ही चेहरा दिख रहा है। फिर दरबार के अन्य सदस्यों की बारी आई। सबने देखा और अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। अब बारी थी हकीम मिर्जा जफर की। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने आईने में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, इसमें मुझे अपना ही अक्स नजर आ रहा है। दरबार में एक राहत की लहर दौड़ गई। अब केवल फारसी प्रतिनिधिमंडल बचा था। एक एक करके उनके सदस्य आते गए और आईने में देखते गए। सब कुछ सामान्य था। आखिर में बीरबल ने नाम पुकारा, नायब बहराम मिर्जा। जैसे ही बहराम का नाम पुकारा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह अपनी जगह से हिला नहीं। आगे बढ़िए बहराम मिर्जा, बीरबल ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा। न्याय इंतजार कर रहा है। बहराम लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखें आईने पर नहीं, जमीन पर गड़ी थीं। जब वह आईने के ठीक सामने पहुंचा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आंखें खोलिए मिर्जा, बीरबल ने कहा। डर उसे लगता है जिसके दिल में चोर हो। बहराम ने कांपते हुए अपनी आंखें खोलीं और आईने में झांका। अगले ही पल वह एक भयानक चीख मारकर पीछे हट गया। नहीं, नहीं, यह यह अलज़हीर है। इसके चेहरे से खून बह रहा है। मुझे बख्श। मैंने नहीं मारा। वह जमीन पर गिरकर बिलखने लगा। उसने अनजाने में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। आईना तो एक साधारण आईना था, लेकिन बहराम के दोषी मन ने उसमें अपनी कल्पना का भूत देख लिया था। अध्याय 7 नकाब उतरता है। जैसे ही बहराम टूटा, बीरबल ने अपनी असली दलीलें पेश करनी शुरू की। उन्होंने एक एक करके सारे राज खोले। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, यह है असली कातिल। इसने एक ऐसी साजिश रची जो लगभग थी, लेकिन यह भूल गया कि हर गुनाह अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बीरबल ने समझाया। मकसद बहराम मिर्जा महत्वाकांक्षी था। वह खुद राजदूत बनना चाहता था। वह इस संधि के भी खिलाफ था क्योंकि उसे लगता था कि इससे हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा होगा। वह अलज़हीर को रास्ते से हटाकर और हिंदुस्तान फारस के बीच जंग छेड़कर अपना मकसद पूरा करना चाहता था। योजना उसने हकीम मिर्जा को बलि का बकरा बनाने की सोची। उसने कई हफ्तों तक हकीम साहब की हर आदत, उनके चलने फिरने, उनके कपड़ों, यहाँ तक कि उनकी छींकने की आदत पर भी नजर रखी। उसने बड़ी चालाकी से हकीम साहब के थैले से उनका एक शल्य चिकित्सा वाला चाकू चुरा लिया। हत्या की रात, हत्या वाली रात, जब आप और हकीम साहब शतरंज खेल रहे थे, बहराम ने हकीम साहब जैसा ही लिबास पहना। उसने हकीम साहब की तरह अपनी चाल ढाल बना ली। उसने अपने एक वफादार नौकर को झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया कि उसने हकीम जैसे दिखने वाले व्यक्ति को गलियारे में देखा था। असंभव को मुमकिन कैसे बनाया? बीरबल ने सबसे बड़ी पहेली को सुलझाया। हत्यारा अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया जब दरवाजा अंदर से बंद था? कातिल दरवाजे से न अंदर आया और न बाहर गया। वह खिड़की से भी नहीं आया। वह हत्या से काफी पहले से ही कमरे के अंदर छिपा हुआ था। वह बिस्तर के नीचे छिप गया था जब मृतक राजदूत कमरे में आए भी नहीं थे। रात में जब राजदूत दूध पीकर गहरी नींद में सो गए, बहराम बाहर निकला। उसने हत्या को अंजाम दिया और यहीं उसने अपनी पहली गलती की।
छीनाचपट्टी में दूध का एक छोटा सा छींटा कालीन पर गिर गया। इसके बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर वह खिड़की की जाली के पास गया। उसने जाली के एक कोने के पेंच पहले से ही ढीले कर रखे थे। उसने पेंच निकालकर जाली का एक छोटा सा हिस्सा हटाया और बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसके कीमती ईरानी ब्रोकेड के चोगे का एक महीन धागा जाली में फंस गया। यह उसकी दूसरी गलती थी। बाहर निकलकर उसने जाली को वापस लगाया और पेंच कस दिए ताकि किसी को शक न हो, और फिर वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अंतिम सबूत और जहांपनाह, आपकी बताई हुई वह छोटी सी बात हकीम साहब की छींक इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बनी। जब बेहराम ने हकीम साहब की नकल करने की कोशिश की तो उसने उनके कपड़ों और चाल की तो नकल कर ली, लेकिन वह उस विशेष सुगंध की नकल नहीं कर सका जो हमेशा हकीम साहब के पास से आती है। मृतक के शरीर या कमरे में कहीं भी वह संदल और कपूर की महक नहीं थी। अगर हकीम साहब वहां होते तो वह महक जरूर होती। यही वह निश्चित रूप से प्रस्तुत है दरबार अकबरी का एक नया विस्तृत किस्सा जो लगभग शब्दों में बुना गया है। यह किस्सा केवल अकबर और बीरबल की चतुराई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दरबार की राजनीति, मानवीय भावनाएं, षड्यंत्र और न्याय की एक गहरी पड़ताल शामिल है। दरबार अकबरी का नया किस्सा, इंसाफ का तराजू। अध्याय 1, एक अनसुलझी पहेली। सन 1578 की एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था और सूरज की पहली किरणें उसके संगमरमरी गुंबदों और लाल पत्थर की दीवारों पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास में चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वह तेज और आत्मविश्वास नहीं था जिसके लिए वह जाने जाते थे। उनकी गहरी आंखें किसी अनसुलझी पहेली में खोई हुई थीं। दरबार के नवरत्न और अन्य प्रमुख अमीर उमरा अपनी अपनी जगहों पर खामोश बैठे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था जो दीवाने खास के आलीशान माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। समस्या गंभीर थी। पिछले एक महीने में आगरा और उसके आसपास के इलाकों से शाही खजाने में आने वाले राजस्व में भारी गिरावट आई थी। यह कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, यह इतनी बड़ी थी कि साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता पर सवालिया निशान लगा रही थी। राजा टोडरमल, जो अपनी वित्त और राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे, स्वयं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और अनुभव झोंक दिया था, लेकिन हर बार उनके हाथ खाली रहते थे। अकबर ने अपनी भारी आवाज में खामोशी को तोड़ा। राजा टोडरमल, क्या कोई नई जानकारी मिली? क्या हमारे जासूसों ने कुछ पता लगाया? राजा टोडरमल, एक अनुभवी और गंभीर व्यक्ति, अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, मैं शर्मिंदा हूं। मेरे अधिकारी और जासूस दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन हम अभी तक इस राजस्व की चोरी के स्रोत तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह बहुत ही संगठित तरीके से हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ शाही खजाने को खोखला कर रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे किसानों से कर वसूला जा रहा था, व्यापारी चुंगी दे रहे थे, लेकिन वह पैसा आगरा के मुख्य खजाने तक पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो जाता था। सारे बही खाते और दस्तावेज सही थे, कहीं कोई हेरफेर का निशान तक नहीं था। यह एक ऐसा अपराध था जो कागजों पर मौजूद ही नहीं था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से अपनी प्रतिद्वंद्विता के लिए जाने जाते थे, मौके का फायदा उठाने से नहीं चुके। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलमपनाह, मुझे तो लगता है कि यह किसी बाहरी ताकत का काम नहीं, बल्कि हमारे ही बीच छुपे किसी गद्दार का काम है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमारी प्रणाली की हर छोटी बड़ी बात पता है।
उनकी नजरें इशारों इशारों में कुछ दरबारियों पर घूम गईं, जिससे दरबार में एक असहज कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज किया। वह जानते थे कि शक का बीज बोना आसान है, लेकिन सच का पेड़ उगाना मुश्किल। उनकी नजरें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धि और विवेक से रास्ता दिखाता था। बीरबल कहाँ हैं? शहंशाह ने पूछा। तभी दीवाने खास के दरवाजे पर एक सिपाही ने आकर इत्तिला दी कि राजा बीरबल हाजिर होना चाहते हैं। अकबर के चेहरे पर हल्की सी राहत की लकीर उभरी। उन्हें फौरन अंदर आने दो। बीरबल ने अंदर आकर शहंशाह को सलाम किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी की चमक थी, जैसे वह पहले से ही समस्या की गंभीरता को जानते हों। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने सुना? हमारा खजाना लुट रहा है और हम चोर को पकड़ भी नहीं पा रहे। यह मुगल सल्तनत की तौहीन है। अगर हम अपने ही घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो पूरी सल्तनत की हिफाजत का दावा कैसे करेंगे? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने सब सुना है और मुझे लगता है कि यह समस्या जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चोर केवल सिक्के और अशर्फिया नहीं चुरा रहा है, वह आपके इकबाल और आपके इंसाफ पर भी डाका डाल रहा है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की बात में एक चेतावनी छुपी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? साफ साफ कहो। बीरबल बोले, आलमपनाह, चोर इतना शातिर है कि वह कोई सुराग नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब यह है कि वह या तो व्यवस्था का हिस्सा है या उसने व्यवस्था में अपनी एक समानांतर व्यवस्था बना ली है। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान शत्रु है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए कुछ समय और पूरी छूट चाहिए। मुझे किसी भी अधिकारी से, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, सवाल जवाब करने की इजाजत दी जाए। अकबर ने एक पल सोचा। बीरबल को पूरी छूट देने का मतलब था कि वह किसी भी नवाब, सूबेदार या मंत्री पर शक कर सकते थे, जिससे दरबार में खलबली मच सकती थी। लेकिन इस समय सच का पता लगाना सबसे जरूरी था। तुम्हें इजाजत है बीरबल, अकबर ने दृढ़ता से कहा। इस अदृश्य दुश्मन को हमारे सामने लाओ। हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर शाही हुक्म को स्वीकार किया। उनके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी थी। वह जानते थे कि यह लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जानी थी। और इस लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार था मानव स्वभाव की गहरी समझ। मुल्ला दो प्याजा ने एक बार फिर व्यंग्य किया, देखते हैं राजा बीरबल अपनी बातों की खिचड़ी से इस बार कौन सा तीर निकालते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, खिचड़ी पौष्टिक होती है और सही समय पर पकाई जाए तो बड़े ब्रो की भूख मिटा देती है। बस इंतजार कीजिए, जब यह खिचड़ी पकेगी तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। आगरा के किले की दीवारों के भीतर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें दांव पर सिर्फ दौलत नहीं बल्कि भरोसा, वफादारी और शहंशाह का इकबाल लगा था। अध्याय 2, भेस बदलकर सच्चाई की खोज। बीरबल जानते थे कि इस मामले की जड़ें दरबार की आलीशान दीवारों से कहीं ज्यादा गहरी, आम जनता के बीच फैली हुई हैं। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मामले की जांच एक दरबारी के तौर पर नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर करेंगे। अगली सुबह बीरबल ने एक साधारण किसान का भेष बनाया। फटे पुराने कपड़े, सिर पर मैली पगड़ी और पैरों में टूटी फूटी जूतियां। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर थोड़ी धूल और मिट्टी भी मल ली।
अपनी हवेली से चुपके से निकलकर वह आगरा के उन गांवों की ओर चल पड़े जहां से राजस्व वसूली का काम शुरू होता था। कई दिनों तक वह गांव-गांव भटकते रहे। वह किसानों के साथ बैठते, उनकी बातें सुनते, उनके दुख दर्द को समझते। शुरू में तो कोई उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन बीरबल की बातों में जो सादगी और अपनापन था, उसने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। एक शाम वह एक गांव की चौपाल पर बैठे थे। वहां कुछ किसान लगान को लेकर चर्चा कर रहे थे। एक बूढ़े किसान, जिसका नाम रहमत चाचा था, ने ठंडी आह भरकर कहा, क्या करे भाई, किस्मत ही खराब है। शहंशाह अकबर तो बहुत नेक हैं, लेकिन उनके ये कर्मचारी तो खून चूसने वाले जोंक हैं। बीरबल ने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों चाचा, क्या बात है? क्या वे ज्यादा कर वसूलते हैं? एक नौजवान किसान, जिसका नाम कालू था, गुस्से में बोला, ज्यादा? अरे, वे तो हमारी चमड़ी तक उधेड़ लेते हैं। पहले शाही अमीन आता है, रसीद पर जितना लिखा होता है उतना लगान ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक और आदमी आता है, खुद को सूबेदार का खास आदमी बताता है और कहता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई थी और पैसे जमा करो। रसीद मांगने पर धमकी देता है कि अगर ज्यादा बोला तो जमीन छीन ली जाएगी। रहमत चाचा ने उसकी बात को आगे बढ़ाया, और हद तो तब हो जाती है जब महीने के आखिर में एक तीसरा आदमी आता है, जो खुद को निजामे खास का मुंशी कहता है। वह कहता है कि शहंशाह ने एक नया कर लगाया है, खुशहाली कर। कहता है कि सल्तनत की खुशहाली के लिए यह देना जरूरी है। कोई रसीद नहीं, कोई कागज नहीं, बस पैसा दो, नहीं तो कोड़े खाओ। बीरबल के कान खड़े हो गए। निजामे खास, यह कौन सी व्यवस्था है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। रहमत चाचा ने उदासी से कहा, बेटा, हम अनपढ़ लोग क्या जाने। वे कहते हैं कि यह शहंशाह का नया विभाग है जो सीधे सूबेदार के नीचे काम करता है। हमें तो बस अपनी फसल और जान बचानी है, इसलिए जो मांगते हैं दे देते हैं। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि यह निजामे खास ही वह अदृश्य हाथ था जो खजाने को लूट रहा था। यह एक नकली, समानांतर व्यवस्था थी जो शाही व्यवस्था की आड़ में काम कर रही थी। उन्होंने और जानकारी निकालने की कोशिश की। यह निजामे खास का मुंशी दिखता कैसा है? क्या कोई उसे पहचानता है? कालू ने बताया, वह हमेशा अपना चेहरा कपड़े से ढंक कर रखता है। उसकी एक आंख थोड़ी छोटी है और उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक है। वह बहुत बेरहम है। बीरबल ने यह जानकारी अपने दिमाग में दर्ज कर ली। उन्होंने महसूस किया कि यह जाल सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं होगा। उन्होंने अपना अगला पड़ाव आगरा के सबसे बड़े बाजार की ओर तय किया। आगरा के बाजार में उन्होंने एक व्यापारी का भेष धरा। वहां भी उन्हें वही कहानी सुनने को मिली। व्यापारी चुंगी नाके पर सरकारी कर अदा करते थे, लेकिन फिर निजामे खास के लोग आकर उनसे व्यापार सुरक्षा कर के नाम पर अवैध वसूली करते थे। जो व्यापारी आनाकानी करता, उसका माल या तो लूट लिया जाता या उसे झूठे इल्जामों में फंसाने की धमकी दी जाती। बीरबल ने पाया कि इस निजामे खास का खौफ हर तरफ था। लोग डर के मारे इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं करते थे। यह एक संगठित गिरोह था, जिसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए थे। इसका सरगना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जिसे शाही कामकाज की पूरी जानकारी हो और जिसके पास इतनी ताकत हो कि वह अपना खौफ कायम कर सके। अब बीरबल के सामने दो चुनौतियां थीं। इस गिरोह के सरगना की पहचान करना, उसके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा करना जिन्हें दरबार में पेश किया जा सके। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें इस गिरोह के अंदर घुसने की कोशिश करनी होगी। यह एक खतरनाक कदम था,
लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। अध्याय 3 जाल में एक छोटी मछली। बीरबल ने अपनी जासूसी का तरीका बदला। अब वह निजामे खास के किसी छोटे मोटे सदस्य को पकड़ना चाहते थे ताकि उससे पूछताछ करके बड़े लोगों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने आगरा के एक सराय में डेरा डाला, जहां अक्सर दूरदराज से आने वाले लोग और सरकारी कर्मचारी रुकते थे। उन्होंने एक ज्योतिषी का भेष बनाया, हाथ में पोथी, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते थे। एक दिन एक सिपाही शक्ल का आदमी, जो बहुत परेशान लग रहा था, उनके पास आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, मेरा भविष्य बताइए। आजकल मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे। बीरबल ने उसका हाथ देखा और गंभीरता से बोले, तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं कि तुम बहुत धन कमा रहे हो, लेकिन वह धन हराम का है। यह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बर्बादी लाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी बहुत शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति का साया है। यह सुनकर वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आप यह सब कैसे जानते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही जानता हूं जो ये लकीरें कहती हैं। तुम किसी गलत काम में फंस गए हो। अगर जल्द ही इस दलदल से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। पंडित जी, मुझे बचाइए। मैं बहुत मजबूर हूं। मैं यह काम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बीरबल ने उसे उठाया और एकांत में ले गए। उस आदमी ने, जिसका नाम हीरा सिंह था, अपनी पूरी कहानी बताई। वह शाही फौज का एक मामूली सिपाही था, लेकिन जुए की लत ने उसे कर्ज में डुबो दिया था। तभी निजामे खास के एक कारिंदे ने उससे संपर्क किया। उसने हीरा सिंह का सारा कर्ज चुका दिया और बदले में उसे अपने लिए काम करने को कहा। उसका काम था उन व्यापारियों को डराना धमकाना जो व्यापार सुरक्षा कर देने से मना करते थे। हीरा सिंह ने बताया, हम लोग एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा हैं। हमें हुक्म देने वाला एक मुंशी है, जिसकी एक आंख छोटी है। हम उसे एक आंख वाला कहते हैं। वह बहुत शातिर और बेरहम है। हम यह भी नहीं जानते कि वह किसके लिए काम करता है। हमें बस इतना पता है कि उसका हाथ बहुत ऊपर तक है। बीरबल ने पूछा, तुम लोग वसूला हुआ पैसा कहाँ जमा करते हो? हीरा सिंह ने बताया कि हर हफ्ते वह सारा पैसा आगरा के बाहर एक पुरानी वीरान बावड़ी के पास एक आंख वाले को देते हैं। बीरबल को अपनी पहली कड़ी मिल चुकी थी। उन्होंने हीरा सिंह को समझाया, अगर तुम अपनी जान और इज्जत बचाना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। शहंशाह अकबर की तरफ से मैं तुम्हें माफी का वादा करता हूं। तुम्हें बस एक आंख वाले को पकड़वाने में मेरी मदद करनी होगी। हीरा सिंह अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने बीरबल की योजना में साथ देने का वादा किया। अब बीरबल के पास एक गवाह था और एक ठोस सुराग। वह जानते थे कि अगली मुलाकात के दिन उस वीरान बावड़ी पर सिर्फ एक आंख वाला ही नहीं, बल्कि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का मौका भी उनका इंतजार कर रहा होगा। अध्याय 4 बावड़ी का रहस्य और एक आंख वाला। योजना के अनुसार बीरबल और उनके कुछ वफादार सैनिक किसान के भेष में उस वीरान बावड़ी के आसपास छिप गए। हीरा सिंह तय समय पर वसूली के पैसों से भरा थैला लेकर बावड़ी के पास पहुंचा। रात का अंधेरा गहरा रहा था। माहौल में एक अजीब सी सिहरन थी। काफी देर इंतजार करने के बाद एक साया अंधेरे से उभरा। वह आदमी लंगड़ा कर चल रहा था और उसने अपना चेहरा कसकर बांध रखा था।
जैसे ही वह हीरा सिंह के पास पहुंचा, बीरबल ने उसकी आवाज सुनी, वही खनकती हुई रूखी आवाज जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था। देर क्यों हुई? उस आदमी ने पूछा। माफ करना मुंशी जी, एक व्यापारी बहुत बहस कर रहा था, हीरा सिंह ने घबराते हुए जवाब दिया। जैसे ही एक आंख वाले ने पैसों का थैला पकड़ा, बीरबल ने इशारा किया। चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया। वह भागने की कोशिश करता, इससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो बीरबल को एक झटका लगा। वह कोई और नहीं बल्कि सूबेदार मीर कासिम के दफ्तर का मुख्य मुंशी इनायत खान था। उसकी एक आंख सचमुच में थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने सख्ती से पूछा, इनायत खान तुम? सूबेदार के इतने भरोसेमंद आदमी होकर यह गद्दारी? इनायत खान शुरू में तो अकड़ता रहा, लेकिन जब उसे सबूतों और गवाह हीरा सिंह के बारे में बताया गया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वही निजामे खास का कर्ता धर्ता था जो वसूली का पूरा नेटवर्क चलाता था। लेकिन बीरबल जानते थे कि इनायत खान सिर्फ एक मोहरा है। इतना बड़ा षड्यंत्र एक अकेला मुंशी नहीं कर सकता। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत जरूर थी। यह सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे इनायत? बीरबल ने पूछा। वह पैसा कहाँ जाता था? इनायत खान चुप रहा। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। मैं नाम नहीं बता सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो वह मुझे और मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीरबल ने उसे यकीन दिलाया, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी शहंशाह की होगी। अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है, लेकिन अगर चुप रहे तो गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। काफी देर तक सोचने के बाद इनायत खान ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि इस पूरे षड्यंत्र का सरगना कोई और नहीं बल्कि आगरा का सूबेदार मीर कासिम था। वही निजामे खास का असली दिमाग था। इनायत खान तो बस उसके हुक्म का पालन कर रहा था। वसूला गया सारा पैसा गुप्त तरीकों से मीर कासिम तक पहुंचाया जाता था। यह एक बहुत बड़ा खुलासा था। मीर कासिम न सिर्फ आगरा का सूबेदार था बल्कि शहंशाह अकबर के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता था। वह हमेशा खुद को एक वफादार और कुशल प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करता था। उस पर शक करना लगभग नामुमकिन था। बीरबल समझ गए कि मुल्ला दो प्याजा की बात एक तरह से सही थी, गद्दार घर में ही छिपा था। अब बीरबल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सूबेदार मीर कासिम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और उसे शहंशाह के सामने बेनकाब करना। यह एक ऐसा काम था जिसमें उनकी अपनी जान को भी खतरा था। मीर कासिम एक शक्तिशाली और खतरनाक आदमी था और अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो वह बीरबल को रास्ते से हटाने में एक पल भी नहीं लगाता। अध्याय 5 शहंशाह के सामने एक मुश्किल फैसला। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। रात का समय था और अकबर अपने निजी कक्ष में थे। बीरबल ने उन्हें पूरी कहानी बताई, गांव वालों की व्यथा से लेकर इनायत खान की गिरफ्तारी और उसके चौंकाने वाले कबूलनामे तक। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। मीर कासिम, यह नामुमकिन है। वह मेरे सबसे वफादार सूबेदारों में से एक है। मैंने उसे अपने हाथों से तराशा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। अकबर का भरोसा हिल गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने इतना भरोसा किया वही उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं भी यही सोचना चाहता हूं। लेकिन इनायत खान का बयान और अब तक मिले सुराग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मीर कासिम ने अपनी वफादारी का एक ऐसा नकाब ओढ़ रखा है जिसे भेदना आसान नहीं है।
अकबर चिंतित होकर टहलने लगे। लेकिन बीरबल, हम सिर्फ एक मुंशी के बयान पर सूबेदार को कैसे मुजरिम मान सकते हैं? हमें ठोस सबूत चाहिए। ऐसा सबूत जो किसी भी शक की गुंजाइश न छोड़े। अगर मीर कासिम बेगुनाह निकला तो यह सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा अपमान होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आलमपना। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह खुद ब खुद उसमें आकर फंस जाए। क्या योजना है तुम्हारे दिमाग में? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना बताई। जहां पनाह, हम यह खबर फैलाएंगे कि राजस्व की चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया है और उसका सरगना इनायत खान है, जिसने सारा खजाना आगरा के बाहर एक गुप्त तहखाने में छिपा रखा है। हम यह भी ऐलान करेंगे कि कल सुबह शाही फौज उस खजाने को बरामद करने जाएगी, लेकिन असल में वह खजाना वहां होगा ही नहीं। अकबर ने उलझन से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, असली खिलाड़ी मीर कासिम है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसका राज फाश हो गया है और इनायत खान पकड़ा गया है, वह घबरा जाएगा। उसे लगेगा कि इनायत खान ने सब कुछ उगल दिया है। अपनी जान बचाने और सबूत मिटाने के लिए वह उस असली जगह पर जरूर जाएगा जहां उसने लूटा हुआ सारा धन छिपा रखा है। वह सोचेगा कि इससे पहले कि शाही फौज उस तक पहुंचे, वह सारा खजाना कहीं और छिपा दे। और हम? अकबर ने पूछा। और हम जहां पनाह, उस असली जगह पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। यह एक साहसी और जोखिम भरी योजना थी। अगर मीर कासिम ने कोई और चाल चली तो सारा खेल बिगड़ सकता था। लेकिन अकबर को बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, अकबर ने फैसला किया। यही किया जाएगा। कल का दिन मुगल सल्तनत के इतिहास में या तो एक बड़ी जीत का दिन होगा या एक बड़ी शर्मिंदगी का। सब कुछ तुम्हारी योजना पर निर्भर करता है। उस रात आगरा के किले में कोई चैन से नहीं सोया। एक तरफ शहंशाह अपने भरोसे के टूटने की आशंका से बेचैन थे, तो दूसरी तरफ बीरबल अपने जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 6, जाल और शिकारी। अगली सुबह जैसा कि योजना थी, पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैला दी गई कि शाही खजाने का लुटेरा मुंशी इनायत खान पकड़ा गया है और लूटी हुई दौलत का पता चल गया है। यह भी ऐलान किया गया कि शहंशाह के हुक्म पर राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक दस्ता उस खजाने को बरामद करने के लिए दोपहर में शहर से बाहर पुरानी बावड़ी के पास के खंडहरों में जाएगा। यह खबर मीर कासिम तक भी पहुंची। जैसा बीरबल ने सोचा था, वह बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि इनायत खान ने सब कुछ बता दिया है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इनायत ने खजाने की गलत जगह क्यों बताई, लेकिन उसे यह यकीन हो गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने फौरन एक फैसला लिया। उसे हर हाल में उस असली खजाने तक पहुंचना था और उसे वहां से हटाना था। वह खजाना उसकी सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसके तार कंधार और फारस के दुश्मनों से जुड़े थे। वह केवल दौलत नहीं थी, बल्कि उसकी गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत थी। मीर कासिम ने अपने सबसे भरोसेमंद और खूंखार लड़ाकों को तैयार किया। उसने फैसला किया कि वह रात के अंधेरे में कार्रवाई करेगा। उसे लगा कि जब तक शाही दस्ता गलत जगह पर छानबीन करके लौटेगा, तब तक वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बीरबल उससे एक कदम आगे की सोच रहे थे। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर एक दूसरी गुप्त योजना बनाई थी। उन्होंने मीर कासिम के हर कदम पर नजर रखने के लिए अपने सबसे काबिल जासूस लगा दिए थे।
उन्हें पता था कि मीर कासिम ने लूटा हुआ खजाना यमुना नदी के किनारे एक पुरानी भूली बिसरी दरगाह के नीचे बने तहखाने में छिपा रखा था। यह जगह इतनी गुप्त थी कि किसी को उस पर शक भी नहीं हो सकता था। जैसे ही सूरज डूबा, शहंशाह अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा वफादार सैनिक साधारण कपड़ों में उस दरगाह के आसपास छिप गए। वे जानते थे कि शिकारी अब खुद शिकार बनने आ रहा था। आधी रात के करीब मीर कासिम अपने लड़ाकों के साथ वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तो उसने दरगाह के अंदर एक कब्र के पत्थर को खिसकाया। नीचे जाने के लिए एक गुप्त रास्ता खुल गया। मीर कासिम और उसके आदमी मशाले लेकर तहखाने में उतर गए। तहखाना सोने चांदी की अशर्फियों